और कल हमने पढ़ा था कैपम। उतनी डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं है, जितनी डिटेल में हमने पढ़ लिया। हमारे सिलेबस में सिर्फ एक फार्मूला है कि कैपम क्या होता है, आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ठीक हो गया। और उसमें आर एम माइनस आर एफ को एक नाम दिया था हमने, रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या ख्याल है? बीटा इंटू रिस्क प्रीमियम को हमने नाम दिया था सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, ठीक हो गया। सो उसकी रिस्क प्रीमियम क्या है, उसमें फिर हम रिस्क में चले गए। फिर बीटा क्या है उसकी हम डिटेल में चले गए। हमारे सिलेबस में ये बीटा शीटा कैलकुलेट करना कभी भी नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि उसने कहा जी कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है और ये रिस्क प्रीमियम है और ये बीटा है, तो आप क्या करें के ई कैलकुलेट करें। तो अगर रिस्क प्रीमियम आ जाए तो उसका मतलब क्या है, आर एम माइनस आर एफ उसने ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। ठीक हो गया। 3 कंपनी से हमारे पास सपोज, एक का नाम है एप्पल, एक का नाम है फेसबुक, एक का नाम है अमेज़ॉन और एक हमारी कंपनी है जिसका नाम है MFA। ठीक हो गया। एप्पल का बीटा जो है वो है सपोज 0.99, फेसबुक का बीटा जो है वो है सपोज 1.14, अमेज़ॉन का बीटा जो है वो है सपोज 1.2 और हमारी कंपनी MFA का बीटा जो है वो है सपोज 3.0। विच इज़ मोर रिस्की एंड विच इज़ लेस रिस्की? MFA इज़ मोर रिस्की, एप्पल इज़ लेस रिस्की। आप इन्वेस्टमेंट करते वक्त किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे? आप किस में इन्वेस्टमेंट करोगे? MFA में करोगे क्योंकि वहाँ पे बीटा ज़्यादा है, लेकिन तो रिस्की भी तो ज़्यादा है। एप्पल में करेंगे क्यों? वहाँ पे रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी तो कम है। हम चारों में कर लेंगे भाई, क्या हो गया, चारों में कर लेंगे। जहाँ पे ज़्यादा रिस्क है वहाँ पे रिटर्न भी हमें ज़्यादा मिल रहा है। अगर हम रिस्क एवर्स हैं, क्या है, रिस्क एवर्स हैं, तो फिर हम एप्पल को चूज़ करेंगे। हाँ, अगर हम रिस्क सीकर हैं, रिस्क सीकर मीन रिस्क लेना चाहते हैं, क्यों, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है, तो फिर हम MFA में इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या ख्याल है? क्यों, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे हमें रिस्क प्रीमियम भी तो ज़्यादा मिल रहा है। सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम भी तो ज़्यादा मिल रहा है। क्यों, बीटा ज़्यादा है तो अल्टीमेटली वो हमारे सिक्योरिटी के रिस्क प्रीमियम को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो अगर रिस्क अवर्स हैं हम, मीन डरे हुए हैं, डरपोक आदमी हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर एप्पल को चूज़ करेंगे। हाँ, रिस्क सीकर हैं, क्यों, मार्केट में जीतता वही है जो रिस्क लेता है। क्यों, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न होता है। बिजनेस नाम ही रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ का है। अगर रिस्क लेना ही नहीं है तो फिर घर बैठ जाओ आप। तो अगर रिस्क सीकर हैं तो फिर हम MFA में जाएंगे। क्या ख्याल है? क्या फेसबुक अमेज़न को इग्नोर कर देंगे? नहीं, उधर भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्यों, जितना उसका बीटा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिटर्न भी तो वहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। कौन सा रिस्क कवर हो रहा होता है, सिस्टमैटिक या अनसिस्टमैटिक? अनसिस्टमैटिक के अगेंस्ट हमें क्यों नहीं प्रीमियम मिलता? सिस्टमैटिक बीटा क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क। दिस मीन मार्केट आपको सिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट एक्स्ट्रा प्रीमियम प्रोवाइड कर रहा है। अनसिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट हमें क्यों नहीं प्रीमियम मिलता? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में होता है। हमारी बेवकूफ़ी है अगर हम उसे डाइवर्सिफाई करके एलिमिनेट नहीं करते तो। ठीक हो गया। तो इसलिए वो हमारी बेवकूफ़ी है, इसलिए मार्केट हमें अनसिस्टमैटिक रिस्क के अगेंस्ट कोई प्रीमियम प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, सिस्टमैटिक रिस्क जो मार्केट से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड हमें रिस्क प्रीमियम प्रोवाइड मार्केट करती है। कैसे? बीटा की फॉर्म में। क्यों, बीटा कैलकुलेट कैसे होता है? हमारी इस कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इसकी शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय पूरी मार्केट की शेयर प्राइस की फ्लक्चुएशन, मीन मार्केट से ही कैलकुलेट होता है। और मार्केट का बीटा क्या होता है? 1। और हमारी सिक्योरिटी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी मीन वो कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसका बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो वो मोर रिस्की है, मोर रिस्की है तो मोर रिटर्न भी प्रोवाइड करेगी। बीटा 1 से कम है तो कंपनी क्या है, लेस रिस्की, और लेस रिस्की है तो हमें रिटर्न भी कम मिलेगा। ये बातें कल की थी। अब आगे चलते हैं, एक नई बात करते हैं आज।
कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, कन्वर्टिबल डेट, %, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। एक कंपनी है, उसने 10% कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है वो इशू किए ऑफ ₹1 लाख। मतलब क्या हुआ इसका कि कंपनी 1 लाख का डेट ले रही है, यही मतलब हुआ 1 लाख का डेट ले रही है। 10% क्या है? कूपन रेट मीन इतना कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक हो गया। सपोज टर्म है 4 इयर्स, मार्केट रेट है 12%। क्या आप ये बॉन्ड कंपनी से लोगे? मार्केट रेट 12% है, कंपनी आपको 10% पे इशू कर रही है, लोगे? भाई मार्केट से आपको 12% मिल रहा है, ये कंपनी आपको 10% ले रही है, यस और नो? मार्केट से आपको 12% मिल रहा है, ये कंपनी आपको 10% दे रही है, क्या आप ये बॉन्ड कंपनी से लोगे? नहीं लेंगे सर, मार्केट रेट ज़्यादा है, कंपनी आपको कम रेट दे रही है, कम ऑन, क्यों लोगे? बेवकूफ़ हो आप। राशनल इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्यों? मार्केट रेट 12% है, लेकिन कंपनी आपको क्या दे रही है? 10% कूपन रेट दे रही है। बेशक 4 सालों में दे रही है, लेकिन दे कितना रही है? मार्केट से कम दे रही है। क्या ख्याल है, अगर मार्केट से ज़्यादा कंपनी दे रही हो तो एक राशनल इन्वेस्टर यस ये इन्वेस्टमेंट कर लेगा। लेकिन कंपनी कहती है सर ठीक है मेरा रेट मार्केट से कम है, मेरा रेट मार्केट से कम है, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप आफ्टर 4 इयर्स क्या करना, या तो ये अपना 1 लाख रुपया वापस ले लेना, या आप क्या कर लेना, कंपनी से 1000 शेयर्स ले लेना ऑन रिडम्पशन। कन्वर्टिबल बॉन्ड का मतलब क्या है कि एट द एंड ऑफ लाइफ आपके पास ऑप्शन है कि आप वो जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की 1 लाख वो वापस ले लो, या कंपनी के 1000 शेयर्स ले लो। शेयर प्राइस जो है वो आज है 90 पर शेयर। शेयर प्राइस आज क्या है? 90 पर शेयर। तो आपके पास 4 साल बाद ऑप्शन है, आप अपना 1 लाख वापस ले लेना, या आप मुझसे 1000 शेयर ले लेना। 1000 शेयर अगर प्राइस 90 ही रही तो 90,000 मिलेगा। क्या ख्याल है? आपके बॉन्ड की कितनी फेस वैल्यू है? 1 लाख। क्या आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं। क्यों? 4 साल बाद भी 1 लाख ही मिलना है, और मार्केट रेट इससे भी ज़्यादा है, 12% है। चलें 1 लाख नहीं मिलते तो फिर शेयर कितने के मिलेंगे? 90,000 के। वो तो उल्टा नुकसान है, तो आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। हाँ, अगर वो कहता है भाई मेरे जो शेयर प्राइस की ग्रोथ है, ग्रोथ रेट इन शेयर प्राइस, वो पिछले कोई 5 सालों से मैंने देखा है और वो चलती आ रही है 8% से। दिस मीन 4 साल बाद शेयर प्राइस क्या 90 होगी? नहीं, वो तो 8% से ग्रो हो रही होगी, और 8% से ग्रो होके अगर हम देखें तो फिर शायद हमें 1 लाख से ज़्यादा मिलता नज़र आ रहा है, तो फिर शायद बीइंग अ राशनल इन्वेस्टर हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात समझ आती है? हाँ। कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? ऐसा डेट है जो ऑन रिडम्पशन आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप आइदर फेस वैल्यू वापस ले लो या फिर इसको शेयर में कन्वर्ट कर लो। क्या ख्याल है? और कितने शेयर आपको मिलेंगे ऑन रिडम्पशन, ये पहले से फिक्स होते हैं इसके अंदर।
ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो 4 साल बाद मुझसे 1 लाख रुपया ले लेना या 1 लाख के जितने शेयर्स होंगे कंपनी के वो ले लेना। नहीं, फिर भी बेवकूफ़ी डिसीजन है। क्यों? 1 लाख के शेयर का मतलब 1 लाख ही मिलना है, वैसे भी 1 लाख मिलना है और मार्केट का रेट ज़्यादा है, ये आपको कम इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये बेवकूफ़ इन्वेस्टमेंट हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर इस तरह से है कि इतने शेयर ले लेना जिसकी आज प्राइस ये है, तो हम देखेंगे अच्छा आज प्राइस ये है लेकिन ग्रोथ रेट क्या है शेयर प्राइस में। ग्रोथ रेट अगर ये है तो दिस मीन 4 साल बाद 8% ग्रो के थ्रू, 4 साल बाद 8% ग्रोथ के थ्रू ये प्राइस जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। इनफैक्ट 100 से अबव चली जाएगी और 100 से अबव जब चली जाएगी तो इसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमें जो मिलेगा वो 1 लाख से ज़्यादा मिलेगा। तो यस, अब हम ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या है? ऐसे डेट है जिसमें ऑन रिडम्पशन आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप फेस वैल्यू ऑफ कैश वापस ले लो या उसे कन्वर्ट कर लो किसमें, शेयर्स में। इसके शेयर्स कितने आपको मिलेंगे पहले से फिक्स डिफाइन होता है इशू करते वक्त, ठीक हो गया। और इसका रेट ऑलवेज मार्केट रेट से कम होता है, इसका रेट मार्केट रेट से कम होता है। क्यों? अगर ज्यादा है तो फिर आपका तो नुकसान है ना, क्या ख्याल है? फिर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, फिर तो आपको क्या रेट ज़्यादा मिल रहा है तो एंड पे रिडम्पशन वैल्यू लाख भी मिलती है तो रेट भी तो मार्केट से ज़्यादा मिल रहा है, तो उसमें लोग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। हाँ, अगर आप रेट कम है मार्केट से तो फिर आप ऑप्शन साथ क्या दे रहे हो कि आपके पास ऑप्शन है यही फेस वैल्यू वापस ले लेना या फिर क्या करना, शेयर ले लेना। अब एक रैशनल डिसीजन एंड पे देखेगा, अगर तो शेयर ज़्यादा वैल्यू के हैं तो शेयर लेगा, लेके मार्केट में सेल कर देगा। क्या कह रहा है? अगर शेयर की वैल्यू बढ़ने की भी उल्टा कम होगी या इतनी ही रही तो फिर एंड पे क्या करेगा, 1 लाख ले लेगा। मीन इसके अंदर रिस्क है, रिस्क है। क्या कह रहा है? मीन ये प्राइस हो सकता है इतनी रही, ऐसे कम भी हो सकती है। नहीं, हमारा जो पास्ट ट्रेंड कंपनी का हमने देखा है वो क्या कह रहा है कि 8% से ग्रो होती है, तो दिस मीन उसमें फिर फायदा है और रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये समझ आती कन्वर्टेबल बॉन्ड है क्या? एक ऐसा डेट है, ऐसा डेट है जो ऑन रिडम्पशन दोनों ऑप्शन दे रहा है इन्वेस्टर को, आइदर शेयर में कन्वर्ट कर ले या फिर फेस वैल्यू ही ले ले। और इसमें क्या होगा, शेयर पहले से फिक्स होंगे, ऐसे नहीं कि तब तू इतने वाले शेयर ले लेना, नहीं, पहले से फिक्स होंगे और इसका रेट मार्केट रेट से कम होगा। अब सपोज यही कंपनी है 10% कन्वर्टिबल बॉन्ड ऑफ 1 लाख इशू कर रही है, टर्म 4 इयर्स है, मार्केट रेट 12% है, 1000 शेयर्स ऑन रिडम्पशन मिलेंगे। आज प्राइस 9 पर शेयर है और ग्रोथ है शेयर में कितनी, 8%, और यहाँ पे टैक्स रेट भी है 30%। जी, ये एक एग्जांपल है हमारे पास। एक कंपनी ने 10% कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू किए हैं ऑफ 1 लाख, टर्म 4 ईयर है, मार्केट रेट 12% है, ऑन रिडम्पशन इतने शेयर्स मिलेंगे जिनकी आज प्राइस ये है, ग्रोथ रेट शेयर में इतनी है, टैक्स रेट 30% है। वो कहता है जी आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड कैलकुलेट करनी है। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट हमने कैलकुलेट करने सीखा था, irredeemable or redeemable debt. Irredeemable market value is equal to what? Interest into 1 minus tax divided by KD. KD बोले तो यही मार्केट रेट पोस्ट टैक्स जो हमने लेना होता है, ठीक हो गया। हम एज्यूम कर रहे हैं ये 12% मार्केट रेट पोस्ट टैक्स है, ठीक हो गया। रिडीमेबल डेट मार्केट वैल्यू कैसे निकालते थे, जितना टर्म है, नहीं नहीं नहीं, मार्केट रेट मैं बात कर रहा हूं, मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं, उसका केडी निकालना नहीं। मार्केट वैल्यू हम कैसे निकालते थे, जितना टर्म है उतने ईयर्स पे इंटरेस्ट माइनस टैक्स सेविंग, और हम क्या करते थे, जो रेट हमारे पास दिया गया उस पर डिस्काउंटिंग कर लेते थे। क्या ख्याल है? तो इसकी भी मार्केट वैल्यू भाई वैसे निकलेगी। क्या करेंगे हम, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 0 लेंगे मार्केट वैल्यू निकालते वक्त? नहीं, वो हम IRR में लेते थे, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम क्या लेंगे जी, इंटरेस्ट हमें इस पे मिल रहा है कितना सर, हम एज्यूम कर रहे हैं 100 फेस वैल्यू वाला डेट,
क्यों मार्केट वैल्यू जब भी हम निकालते हैं तो क्या एज्यूम करते हैं कि हम एक 100 फेस वैल्यू वाले डेट की मार्केट वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट वैल्यू इसकी आ जाएगी। क्या कहला है? तो इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 10। टैक्स सेविंग भी मिलेगी? यस सर, टैक्स सेविंग भी मिलेगी। क्यों? डेट पे टैक्स सेविंग मिलती है ना, इक्विटी पे टैक्स सेविंग होती है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स पे भी टैक्स सेविंग नहीं होती। हाँ, अगर क्वेश्चन में वो कहे ये टैक्स एडमिसिबल हैं तो फिर लेनी है, वरना कभी नहीं लेनी। ठीक हो गया? सो कितना है जी? 3 टैक्स सेविंग हमें मिलेगी। उसके बाद क्या होती थी? रिडम्पशन वैल्यू। अब ये रिडम्पशन वैल्यू यहाँ पे क्या लिखनी है, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगी कि यहाँ से हमें एट दी एंड जो है वो कैश मिल रहा है कितना? 1 लाख का। क्या ख्याल है? शेयर की अगर हम बात करें तो शेयर कितने मिलेंगे सर? 1000 शेयर। उस वक्त शेयर की प्राइस क्या होगी? तो उस वक्त शेयर की प्राइस क्या होगी वो हम निकालेंगे 90 इंटू कितनी ग्रोथ है सर? 1.08। कितने सालों में? 4 सालों में। तो 122 का एक शेयर होगा सर। यहां से क्या वैल्यू मिलती है? 120,000। 122,000। ये ऊपर क्या 122 आया कि 12 आया? 122 आया। इनमें से जो हायर वैल्यू है ना उसको हम ऑलवेज यहां पे रिडम्पशन लेंगे। मीन एक नॉर्मल डेट और एक कन्वर्टिबल डेट, मार्केट वैल्यू निकालने में सिर्फ डिफरेंस क्या है? ये रिडम्पशन वैल्यू का डिफरेंस है। उसमें रिडम्पशन वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेंगे या फिर हम फेस वैल्यू 100 ही ले लेंगे। जबकि इसमें हम देखेंगे कि कैश की फॉर्म में इतना मिल रहा है, कन्वर्जन की फॉर्म में इतना मिल रहा है, तो जो हायर वैल्यू है उसे हम क्या लेंगे? रिडम्पशन वैल्यू। अब हम चूंकि एक 100 वाले डेट की वैल्यू ज्यूम करके चल रहे हैं, क्या ख्याल है? 100 वाले डेट की वैल्यू ज्यूम करके चल रहे हैं तो कितना मिलेगा? 122 मिलेगा। 122,000 तो 1000 काट दिया ना, 100,000 में से 3 0 काट दिए तो 100 फेस वैल्यू थी। क्या ख्याल है? तो उसकी रिडम्पशन कितनी होगी? 122। बस सिर्फ ये इतना सा डिफरेंस है मार्केट वैल्यू निकालने में। अदरवाइज मार्केट वैल्यू वैसे ही निकलेगी जैसे हम एक रिडीमेबल डेट की निकालते थे जी। उसके बाद हमारे पास नेट कैश फ्लोज आ गए 777 और यहाँ से क्या आया? 129। तो हमने क्या करना है? पीवी निकालनी है एट दी रेट ऑफ 12%। क्यों हम एज्यूम कर रहे हैं ये क्या है? पोस्ट टैक्स है। क्यों? रेट हमने हमेशा पोस्ट टैक्स लेना होता है। ठीक हो गया? सो पोस्ट टैक्स है तो क्या जी? 4/7 है हमारे पास, तो यहाँ पे एंटी फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। क्या ख्याल है? 7 इंटू 1 माइनस 1.12 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू पावर 4। क्या ख्याल है? व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 98.79। 98.79। ये बात समझ आती है कैसे मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टिबल डेट निकाली जा सकती है? वैसे जैसे हम रिडीमेबल डेट की मार्केट वैल्यू निकालते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या है? यहाँ पे रिडम्पशन वैल्यू आपने जो है वो लेनी है हायर। एंड पे 1 लाख कैश मिलेगा या फिर शेयर्स मिलेंगे। भाई कितनी शेयर मिलेंगे? 1000 शेयर्स मिलेंगे। आज उनकी प्राइस 90 है, 4 साल बाद 8% ग्रोथ रेट है, तो 4 साल बाद कितनी प्राइस होगी? 122। तो जो हायर वैल्यू है वो हम रिडम्पशन पे लेंगे। क्यों? एक रैशनल इन्वेस्टर जो है वो हमेशा हायर वैल्यू ही ऑन रिडम्पशन लेगा, फेस वैल्यू नहीं लेगा। क्या ख्याल है? कन्वर्टिबल बॉन्ड समझ आता है? क्वेश्चन आपको मिले आज, कुछ क्वेश्चंस मिले आप आज को। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे प्लीज। किसी के पास क्वेश्चन नहीं है तो ये सारे वो लोग हैं जो मैं लेट आता हूं तो ये उसके भी लेट आते हैं। यही मतलब हुआ ना? मतलब ये लेट आते हैं, मैं तो टाइम पे आता हूं अपने। कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ लेट आते हैं जी। क्वेश्चन 68 मुझे मार्केट वैल्यू दे दें प्लीज।
इग्नोर करेंगे। कोशिश करें अब आप लोग सीरियस हो जाएं स्टडी के साथ। ये बहाने छोड़ दें कि लेक्चर लेट अपलोड हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये बहाने आप साइड पे कर दें। स्टडी प्रायोरिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पिछली क्लास कवर होनी चाहिए। जी बहुत औखा क्वेश्चन दे दिया। कंपनी हैज इशूड 4% कन्वर्टिबल बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन 2 years टाइम एट द रेट ऑफ 25 शेयर्स फॉर एवरी ₹100 ऑफ बॉन्ड। मीन 4% कूपन रेट है। ऑप्शन है आपके पास कि आप एंड पे क्या करना भाई, 2 साल बाद 25 शेयर्स ले लेना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द शेयर प्राइस इन 2 years टाइम विल बी 4.25 और 2 सालों बाद शेयर की प्राइस क्या होगी 4.25। If the bonds are not converted, they will be redeemed at par after 4 years. मीन आपकी मर्जी है, आप पार वैल्यू वापस ले लेना। क्या ख्याल है? The yield required by investor in these convertible is 6%. What is this 6%? Market rate, 4% coupon rate। आपने क्या करना है, कन्वर्टिबल बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मसला क्या है, 2 साल है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, इंटरेस्ट कितना है 4 है, टैक्स है नहीं, है ही नहीं, तो रिडम्पशन देखनी है सर। कैश मिलेगा कितना 100, या आपको क्या मिलेगी, शेयर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे 25 इंटू 4.5 वट 120 106.25। तो रिडम्पशन है जी हायर वैल्यू 106.25। यही क्या आया 4, यहाँ से क्या आया 110.25। तो पीवी ले लो सर किस रेट पे 6% पे। तो 4 इंटू आप कर लें क्या 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस 106.25 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 2। तो मार्केट वैल्यू आपके पास आ गई कितनी 101.89। उसने बताया 2 साल बाद रिडम्पशन आफ्टर 4 years। देखें क्या कहता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स इन 2 years टाइम at the rate of 25 shares for every 100 bond. It is expected that the share price in 2 years time will be this. If the bond are not converted, they will be redeemed at par after 4 years. तो ये हमने मार्केट वैल्यू निकाली है किस चीज की, मार्केट वैल्यू इफ bonds will be converted into shares। कि अगर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे तो मार्केट वैल्यू ये होगी। अब हम निकालते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स इफ नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स।
कि अगर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होने तो फिर आपको क्या मिलना है, रिडम्पशन पे 100 फेस वैल्यू ही। तो उसमें अगर हम जाएं तो क्या है हमारे पास, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इंटरेस्ट कितना 4 4 4 4, रिडम्पशन कितनी 100, 4 4 4 104, पीवी एट द रेट ऑफ 6%, 4 इंटू 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 1.06 रेज टू पावर 4। आप ज़रा मार्केट वैल्यू मुझे बताएंगे कितनी है, 93.06। सो अगर कन्वर्ट करें शेयर में तो मार्केट वैल्यू 101.89 है, कन्वर्ट ना करें तो मार्केट वैल्यू 93.06 है। तो एक रैशनल इन्वेस्टर क्या चूज करेगा, कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। क्या ख्याल है, मीन दोनों मार्केट वैल्यू यहां पे निकालनी है। अगर कन्वर्ट हो 2 सालों में होगा, अगर कन्वर्ट नहीं हो तो फिर आपको फेस वैल्यू ही मिलनी है, उसमें फिर वो रिडम्पशन पे शेयर्स नहीं है तो उसकी मार्केट वैल्यू ये है। क्लियर होती बात, वहां पे ऐसी बात नहीं थी, वो सिंपल था, कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन 69 ट्राई करें प्लीज। एक कन्वर्टिबल डेट है, उसका आपने कॉस्ट ऑफ डेट मीन केडी निकालना है। केडी कैसे कैलकुलेट करते थे, केडी कैसे कैलकुलेट करते थे, IRR के थ्रू। क्या ख्याल है, निकालें। ईयर 0 में आप मार्केट वैल्यू लेते थे, गिवन है क्वेश्चन में, उसके बाद आपके पास कैश फ्लोज दिए गए हैं, इंटरेस्ट टैक्स भी दिया गया है, सिर्फ बात कहाँ पे चेंज होनी है, रिडम्पशन वैल्यू, क्यों कन्वर्टिबल है तो कन्वर्टेड इनटू शेयर्स क्या वैल्यू है, शेयर में कन्वर्ट ना करें तो फिर क्या वैल्यू है, तो जो हायर है वो रिडम्पशन वैल्यू है।
आंसर दे दो जल्दी से मुझे IRR का। नाइन पॉइंट 88। दो शहादतें और चाहिए। 9.88। नाइन 9.16। दो डिफरेंट आंसर आ गए हैं। कम ऑन। कितने साल हैं? 3 साल हैं। हमें 2 एनपीवीज निकालनी है। क्या ख्याल है? तो क्या किया हमने सर, लिया एक हमारे पास ईयर 0 है, ईयर 1 2 ईयर 3 हमारे पास कैश फ्लोज आएंगे और ईयर 3 में हमारे पास रिडम्पशन वैल्यू डिफरेंट आएगी। मीन वो 0 1 2 3 यूं लिखने के बजाय यूं भी हम कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ईयर 0 में हमारी मार्केट वैल्यू आती है कितनी है? 108.7 नेगेटिव, ये आ गई ऐसी। हमें कैश फ्लो मिलना है कितने परसेंट कूपन रेट है? 7%। साथ टैक्स सेविंग भी है, तो टैक्स सेविंग के बाद नेट कैश फ्लो कितना बनता है? 4.9। दिस मीन 4.9 हमें मिलना है ईयर 1 टू ईयर 3 में। अब ईयर 3 में रिडम्पशन होनी है। रिडम्पशन किस पे होनी है? हायर वैल्यू पे। और हायर वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? कैश अगर देखा जाए तो वो सपोज 100 है, तो शेयर की तरफ अगर हम जाएं तो कितने शेयर मिलेंगे? 40। रेट क्या होगा? 3.2, तो क्या बना? 128। तो रिडम्पशन क्या होगी? 128 से। ये बात समझ आती है? क्या ख्याल है? अब हमें एक एनपीवी निकालनी है। पहली एनपीवी हम हमेशा किस रेट पे निकालते हैं? 10% पे। क्या ख्याल है? तो पहली वैल्यू एज इट इज आ जाती है। क्यों? ईयर 0 की पीवी 1 ही होती है हर रेट पे। यहां पे हम निकाल लेंगे कैसे? 4 इंटू 4.9 इंटू क्या कर देंगे सर? 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.10। और इधर 128 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू पावर 3। तो मुझे पास यहाँ पे एक एनपीवी आ जाएगी 0.35 नेगेटिव। दिस मीन अब हमें एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, तो उसके लिए रेट कम करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और बहुत माइनर सा डिफरेंस है 0.35। दिस मीन शायद 9% पे ही ले जाएंगे तो एक पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी। क्या ख्याल है? क्यों? ये वैल्यू ये बता रही है कि बड़ा ही थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या ख्याल है? तो 5% पे जाने के बजाय बहुत कम अगर हम नीचे चले जाएं तो एट द रेट ऑफ 9% अगर निकाल लें तो उस पर भी क्या होगा? 108.7 नेगेटिव। और ये 4.9 इंटू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1.09 रेज टू पावर -3 डिवाइड बाय 0.09। ये एंटी फैक्टर अप्लाई करना आता है सबको? क्या ख्याल है? और उसके बाद 128 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू पावर 3। तो प्लीज मुझे एनपीवी दे देंगे? 2.52 पॉजिटिव आ गई। अब हम चले गए IRR में। IRR क्या कहता था? छोटा वाला रेट कौन सा है? 9% प्लस छोटे वाले की एनपीवी 2.52 डिवाइडेड बाय छोटे वाले की एनपीवी माइनस बड़े वाले की एनपीवी इंटू बड़ा वाला रेट माइनस छोटा वाला रेट। तो वो क्या बनेगा? 1%। तो प्लीज मुझे IRR दे देंगे? कितना?
9.8, 8 के आगे भी कुछ है 87, तो 9.9 कर लें, क्या ख्याल है? औखा काम था ये, तो बहुत औखा काम था जी। क्लियर? IRR ही निकालना है बस, सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू डिफरेंट है क्यों कन्वर्टिबल बॉन्ड है। कन्वर्टिबल ना होता तो 100 ले लेते। $68, $69 हमने कर लिया। क्वेश्चन 70, 71 ये दो आपका होमवर्क असाइनमेंट है, क्वेश्चन 70 और क्वेश्चन 71। क्या ख्याल है, कर सकते हैं ऐसी हरकत में? हाँ, ऐसी हरकत कर सकते हैं हम। क्वेश्चन 70, 71 खुद से हम ट्राई कर सकते हैं। अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई मसले मसाइल कितनी वैल्यूज के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। टोटल सिंपल हमने पहले दिन पढ़ा था दो चीज़ें, इक्विटी और डेट। इक्विटी और डेट, क्या ख्याल है? तो अगर हम इक्विटी को रिड्यूस करें, डेट को ज़्यादा कर लें, क्यों? इक्विटी पे जो रेट अप्लाई हो रहा है, जो उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ा रहा है वो ज़्यादा है। डेट पे जो रेट अप्लाई हो रहा है, जो उसको मल्टीप्लाई करके बढ़ा रहा है वो कम रेट है। तो अगर हम डेट पे ज़्यादा चले जाएं देन इक्विटी, तो उस सूरत में हमारा वैक रिड्यूस हो सकता है। क्या ख्याल है? वैक रिड्यूस हो सकता है क्योंकि अच्छा खासा रेट में डिफरेंस है, वो 10% वो समटाइम 24% होती है। लेकिन डेट पे जाने पे कंपनी मोर रिस्की होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया ना सिंपल, लेकिन आगे लॉजिक क्या कहता है कि डेट पे जाने पे कंपनी मोर रिस्की होती है, फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है। फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, शेयर होल्डर का मुंह खुल जाता है। वो कहते हैं हमें भी हराम ज़्यादा खिलाओ, उसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ जाती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी उतनी नहीं बढ़ती जितना हमारा वैक रिड्यूस होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती है फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने से, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितना हमारा वैक रिड्यूस हो जाता है। एक ही ऑप्शन है। फिर उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स भी थे। प्रेफरेंस शेयर्स और डेट दोनों डेट है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में आपको टैक्स सेविंग नहीं मिल रही, डेट में आपको टैक्स सेविंग भी मिल रही है, और वो टैक्स सेविंग ऑटोमेटिकली डेट के रेट को रिड्यूस करती है। क्या ख्याल है? तो हमें प्रेफरेंस शेयर्स की बजाय भी किसे प्रेफर करना चाहिए? डेट को प्रेफर करना चाहिए। क्यों? प्रेफरेंस शेयर्स भी तो आपने बाद में पैसे वापस करने हैं रिडीमेबल में, तो बेहतर नहीं आप डेट पे चले जाए। क्यों? उस पर आपको साथ टैक्स सेविंग भी मिल रही है, और टैक्स सेविंग क्या करती है? आपके कॉस्ट ऑफ डेट को जो है वो रिड्यूस करते हुए आपके वैक को और रिड्यूस करने में हेल्प दे सकती है। क्यों? प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल क्या है? डेट ही है ना। तो अगर डेट पे आपको टैक्स सेविंग मिल रही है, प्रेफरेंस शेयर्स भी डेट ही है, उस पर टैक्स सेविंग नहीं मिल रही, तो बेस्ट क्या है? डेट पे चले जाए। ये तीन बातें करनी थी, 3 नंबर थे इसमें। सीख रहे हैं। सो वैक के हम क्वेश्चन कर रहे थे, करते करते हम कोई आज 73 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। कोई 3 को आज हम टेस्ट में अटेम्प्ट कर देंगे। कितने हो गए? 76। तो पिछले 2 टेस्ट में हमने 2-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मिला के मेरे ख्याल से 80 को क्वेश्चन काफ़ी होंगे एक टॉपिक के। पास पेपर नहीं हमारे पास होते तो शायद हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती थी। ठीक हो गया? सो आज हम कोशिश करते हैं वैक को बस कर दें और कुछ नई दुनिया स्टार्ट करेंगे कल से। वैसे तो जो लोग रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे हैं वो वैक को एंजॉय कर रहे होंगे। हर दिन हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी एंजॉय करेंगे। लेकिन इस पेपर को एंजॉय करने के लिए रेगुलर बेसिस पे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक दिन मिस कर लें और कहें कि अगले दिन 2 कर लेंगे, तो वो 2 तो कर लेंगे लेकिन उसका काम नहीं होगा। जो रास्कल लेट आते हैं ना,
कल मैंने गलती से कोई 2 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए थे, ऐसी बात है? तो वाकई गलती थी, आप लोग कह रहे हो। गलती थी ना, गलती थी। क्वेश्चन नंबर 70 मैं नहीं करवा रहा, क्वेश्चन 70 मैं नहीं करवा रहा, बस मुझे 3 शातें आंसर दे दें। है क्या क्वेश्चन 70? वह कैलकुलेट करना है। कंपनी हैज 10 मिलियन शेयर्स विद द वैल्यू ऑफ 4.20 हुज कॉस्ट इज 7.5। इससे आसान जिंदगी क्या होगी? 10 मिलियन इंटू 4.2, मार्केट वैल्यू 50 आ गई, कॉस्ट ऑफ 50 उसने 7.5% दी हुई है। क्या ख्याल है? और क्वेश्चन में दी हो तो वही हमने यूज करनी है, इसके साथ कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन नहीं होता। इट हैज 30 मिलियन ऑफ 5% बॉन्ड विद द मार्केट वैल्यू ऑफ 101। तो 30 मिलियन है, 101 100 वाले की मार्केट वैल्यू है, तो इंटू 101 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई। क्या ख्याल है? एंड एन आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ 3.5%, केडी भी उसने दे दिया आपको और पोस्ट टैक्स ही दे दिया। इट हैज ए बैंक लोन ऑफ 5 मिलियन हुज आफ्टर टैक्स कॉस्ट इज 3.2%। तो बैंक लोन की यही मार्केट वैल्यू है, क्यों? वो तो उतना ही पे करना है ना आपने। क्या ख्याल है? जितना बैंक से लिया है उसकी मार्केट वैल्यू तो चेंज नहीं ना होगी, आगे किसी को ट्रांसफर तो नहीं कर सकते आप, बेच तो नहीं सकते। क्या ख्याल है? बैंक से लोन लिया है तो आपने बैंक को ही पैसे देने हैं, ना ही बैंक ये आगे इंस्ट्रूमेंट कहीं बेच सकता है कि इसकी मार्केट वैल्यू निकालना पड़े। क्या ख्याल है? बैंक लोन वो उतना ही रहना है, फिक्स ही रहना है। वो कोई बॉन्ड या डिबेंचर आपने इशू किए हैं तो इन्वेस्टर आगे किसी और को भी दे सकता है, तो किसी और को देख सकता है, तो इस मतलब मार्केट वैल्यू चेंज होगी। बैंक लोन, ये डेट आपने बैंक से लिया है तो बैंक क्या आगे ये डेट किसी और को दे देगा? नहीं। या आपने किसी और को पे करना है, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं। तो इसकी वही बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू होगी। हाँ, और साथ कॉस्ट दी गई है, पोस्ट टैक्स हमें चाहिए होती है। क्यों? लोन में जब हम जाते हैं तो हमें टैक्स सेविंग मिलती है, टैक्स सेविंग से हमारा जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो अफेक्टिवली रिड्यूस हो जाता है। तो 3 चीजें दी गई हैं। इट ऑल्सो हैज 2 मिलियन 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹1 हुज मार्केट प्राइस इज 1.33। तो 2 मिलियन इंटू 1.33 मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स आ गई। क्या ख्याल है? एंड हुज कॉस्ट इज 6%। और इसकी कॉस्ट हमें पोस्ट टैक्स चाहिए या प्री टैक्स ही चाहिए? प्री टैक्स ही चाहिए, इसके साथ टैक्स का कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। तो 4 आपके पास कंपोनेंट है, मार्केट वैल्यू भी दी गई हैं, रेट भी दिए गए हैं, फार्मूला में पुट करने हैं, वैक आ जाएगा। बहुत औखा क्वेश्चन है ना, पेपर में हो सकता है ऐसे ही आ जाए, हो सकता है ये आपकी आईकैप बुक का ही क्वेश्चन हो, यकीनन आपकी आईकैप बुक का ही क्वेश्चन है। इन बुक में आसान क्वेश्चन है, हमने थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे कवर कर लिए हैं, ताकि अगर एग्जामिनर कुछ डिफिकल्टीज में भी जाता है तो हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, वो हमारी वॉट नहीं लगा सकता। क्यों? हमने जो बुक में चीज़ें हैं उससे अबव लेवल पे कवर कर ली हैं, हर टॉपिक को हमने बुक से अबव लेवल पे कवर किया है। क्या ख्याल है? आंसर दे दें मुझे प्लीज, 3 शातें चाहिए। 5.6 5.6 सब एग्री कर रहे हैं? चलो आगे, क्वेश्चन 71। क्वेश्चन 71 क्या करना है आपको? वैक कैलकुलेट करना है। Educare PLC is listed on Karachi Stock Exchange. The company's statement of financial position as at 31st August 2023 shows the following long-term financing. 1.2 million ordinary shares of ₹25 each, 30 million शेयर कैपिटल दिया गया है। तो हमारे लिए क्या चीज यहां से चाहिए? हमें 1.2 मिलियन शेयर्स। रिजर्व 55, टोटल 85, 9% लोन स्टॉक, डेट है, 9% कूपन रेट है। व्हाट इज दिस 30? व्हाट इज दिस 30? इट्स बुक वैल्यू, इट्स बुक वैल्यू। और ऊपर देखो 31 अगस्त 2023 को ये बैलेंस दिया गया और इसके आगे ब्रैकेट में 20x5 लिखा गया। इसका क्या मतलब है कि रिडीम होने हैं 2 साल में, ये रिडीम होने हैं 2 साल में। मी रिडीमेबल डेट है। क्या ख्याल है? रिडीमेबल डेट है, इरिडीमेबल है? रिडीमेबल है। कैसे पता चला रिडीमेबल है?
करंट ईयर 20x3 है और उसके आगे 20x5, दिस मीन 20x5 में ये पे करना है, मीन रिडीमेबल है। ठीक हो गया। ऑन 31 अगस्त 20x3 द शेयर्स वर कोटेड एट ₹121 कम डिव। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम निकालते हैं कैसे? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर कौन सी हम यूज करते हैं? एक्स डिव। तो ये कम डिव है, कम डिव में से डिविडेंड माइनस करें तो एक्स डिव आती है। ऐसी है। डिविडेंड दिया गया है, यस डिविडेंड दिया गया है 5.2 पर शेयर, ड्यू वेरी शॉर्टली। तो अल्टीमेटली डिविडेंड पे करने के बाद ही एक्स डिव आती है। तो ये इसमें से जब पे होगा ड्यू वेरी शॉर्टली, तुम्हारे पास एक्स डिव प्राइस आ गई, नंबर ऑफ शेयर्स दिए गए हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई। हाँ, ओके। Over recent years, dividend have increased at the rate of about 5% a year. Dividend growth rate दे दिया उसने। This mean के ही शायद कैलकुलेट करना होगा। तो डिविडेंड ग्रोथ रेट दे दिया, डिविडेंड भी हमें मिल गया। क्या कहला है? डिविडेंड ग्रोथ रेट भी मिल गया, डिविडेंड भी हमें मिल गया। और हमें क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू चाहिए। तो मार्केट वैल्यू भी मिल गई, तो के भी कैलकुलेट हो सकता है। जरा कैलकुलेट करेंगे इधर साइड पे, जरा मुझे आंसर देंगे ई का कितना आ रहा है। जल्दी से मुझे आंसर दे दे। हाथों को जो जंग लगे हुए हैं प्लीज उतारें, हेल्प आउट करें अपने आप को कि आप कैलकुलेटर उठा सकें। कई लोग बगैर वेपन्स के क्लास में लड़ने आए हुए हैं। कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल में कैलकुलेटर होता है। अच्छा, मोबाइल में आजकल साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आ रहा है और बहुत कुछ होता है मोबाइल में, तो कैलकुलेटर भी यूज किया जा सकता है। किसी अच्छे पर्पस के लिए भी मोबाइल यूज हो सकता है, या अपने आप की तबाही करने के लिए ही सिर्फ यूज करना है। अब कैलकुलेटर वाले कैलकुलेटर छोड़ के मोबाइल ना पकड़ लेना कि इसने कह दिया चलो आज जो मैसेज से चेक करें ना सुबह सुबह क्या आए हैं। आंसर तो साथ वाले से मिल ही जाएगा। 9.7% के ई आया है। ऐसी बात है? सब एग्री कर रहे? ओके जी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? दिस रेट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। द लोन स्टॉक इज ड्यू टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन 31 अगस्त 20x5। लो उसने आपकी जिंदगी आसान भी कर दी कि ये रिडीमेबल है, 20x5 में ही रिडीम होना है। इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 अगस्त। द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ लोन स्टॉक इज 5.5%। व्हाट इज दिस? केडी। तो शायद मार्केट वैल्यू ऑफ लोन स्टॉक आपको निकालना पड़ेगी, और इरडीमेबल नहीं है। रिडीमेबल है तो इसकी डिस्काउंटिंग करना पड़ेगी केडी पे फॉर नेक्स्ट। और टैक्स रेट है 30%। वैक आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 71। सर वैक कैलकुलेट करना है और हमें पता चला क्वेश्चन के अंदर दो ही मेन कंपोनेंट हैं। इक्विटी है तो हमें उसके साथ चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्लस हमारे पास जो है वो डेट है तो हमें साथ चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट, बोले तो केडी। और हमें क्या करना है? इनका वेट ले लेना है, इक्विटी प्लस डेट, और इनटू हमने 100 कर देना है तो हमारे पास वैक आ जाएगा। दिस मीन हमें 1 2 3 4 कंपोनेंट क्वेश्चन के अंदर से ढूंढने हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट क्या होगा जी? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और इक्विटी में हमें उसने शेयर्स दे दिए कितने? 1.2 मिलियन शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर हमारे पास कितनी है? 121 कम डिव माइनस डिविडेंड कितना है? 5.2। तो प्लीज मुझे वैल्यू दे देंगे। क्यों? हमें एक्स डिव प्राइस पर शेयर लेना होती है कम डिव में। 138.96 मिलियन ऐसे। उसके बाद हमें क्या चाहिए सर? के ई चाहिए।
के ई इक्वल होती है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। क्यों? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाय के ई माइनस जी होता है, तो के ई इसके इक्वल होगा। ये फार्मूला कैसे बना था हमने एक दिन सीख लिया था, तो प्लीज वैल्यूज पुट कर दें। डी आपके पास है कितना 5.2, ग्रोथ रेट आपके पास है कितना 5%, मार्केट वैल्यू आपके पास है कितनी 121 माइनस 5.2 जो भी बने, और आपके पास जी है कितना 5%, तो 9.7% आपका के ई आ जाता है। ऐसी है, अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, ये कुछ का कैलकुलेट नहीं हुआ था शायद 9.7%। क्यों नहीं हुआ था? मतलब इधर भी अगर आप लोग अभी फंसे हुए हो तो पता नहीं आगे कैसे चलोगे, और सिर्फ वही लोग फंसे होंगे जो रेगुलर नहीं होंगे, जो सिर्फ क्लास में आ रहे होंगे, जाके प्रैक्टिस खुद से इन्हीं क्वेश्चंस की नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद हमें क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, क्योंकि ग्रोथ रेट दिया गया था। कांस्टेंट डिविडेंड मीन उसमें ग्रोथ नहीं है, कांस्टेंट डिविडेंड है, सेम डिविडेंड याद देगी कंपनी, कोई ग्रोथ रेट नहीं है, तो फिर डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड, तो हमने साथ ग्रोथ रेट लेना है। और ये कौन सा डिविडेंड लेना है? अगर हम ईयर 0 में हैं तो D1 वाला लेना है। अगर उसने कह दिया कि ये करंट डिविडेंड है तो फिर ग्रोथ रेट लोगे। अगर उसने कहा कि ये नेक्स्ट डिविडेंड है तो फिर साथ ग्रोथ रेट नहीं लोगे, लेकिन इधर जी लोगे ही लोगे, इधर जी लोगे ही लोगे। ठीक हो गया? अगर कांस्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, सिंपल। ठीक हो गया? के ई निकालने के हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं। कांस्टेंट डिविडेंड, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड D1 ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। एक कैपम है, एक कैपम है, क्या कह रहा है? ओके, सो नेक्स्ट हमें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालने के लिए डेट जो है वो रिडीमेबल है, 2 ईयर्स में रिडीम होना है, तो ईयर 1 है, ईयर 2 है। ईयर 1 का जो इंटरेस्ट है वो उसने दे दिया जी कितना 9% है, तो 9 है और 9 है। टैक्स भी है, यस टैक्स सेविंग भी हमें मिलेगी। कितने रेट से? एट द रेट ऑफ 30%, तो 9 का 30% कितना बनता है? 2.7 हमें मिलेगा, 2.7 हमें मिलेगा। और हमें साथ क्या चाहिए? रिडम्पशन चाहिए, और नहीं बताई गई तो हम फेस वैल्यू 100 पे रिडीम करेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ गई सर क्या वैल्यू 5.6.3, और ये क्या 106.3। तो पीवी हमने निकालनी है एट द रेट ऑफ केडी। व्हाट इज केडी? 5.5%। तो कैसे निकालेंगे? 2 6.3 हैं तो इन पे एनुटी फैक्टर अप्लाई कर दो। 1.55 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 0.55, 1.055। चलिए 1.055 प्लस हम क्या कर देंगे 100 डिवाइडेड बाय 1.055 रेज टू पावर 2। तो मार्केट वैल्यू दे दो मुझे 101.48। सब एग्री कर रहे हैं इस चीज के साथ? कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये कैलकुलेट करना ही नहीं अभी तक आता। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें अभी तक यही कैलकुलेट करना नहीं आता, क्योंकि दुनिया बड़ी मुश्किल हो जाएगी उनके लिए अगर यही कैलकुलेट करना नहीं आता तो। क्या ख्याल है? हाँ, इसको डिस्काउंट फैक्टर भी अप्लाई किया जा सकता है। क्या करेंगे 6.3 डिवाइडेड बाय 1.055 रेज टू पावर 1, इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 1.055 रेज टू पावर 2। या जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको सेपरेट ले लो, और 2 कॉमन वैल्यूज थी तो उन पे आपने एंटी फैक्टर अप्लाई कर दिया, और जो एक अनकॉमन वैल्यू थी उस पे सेपरेट डिस्काउंटिंग कर ली। क्या ख्याल है?
101.48 एक 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू है 101.48। तो हमारे पास जो है वो मार्केट वैल्यू में बुक वैल्यू दी गई है कितनी 30 मिलियन और एक 100 वाले की वैल्यू है 101.48। तो 30 मिलियन की मार्केट वैल्यू क्या होगी 30 पॉइंट किसी को ये ना पता चला हो है कि कर गया ये फ्रैक्शन क्यों अप्लाई की कि बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू से जब मार्केट वैल्यू में जाना है तो एक 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू ये है तो एक 100 वाले डेट की मार्केट वैल्यू ये है तो 30 मिलियन की ये है। और हमें क्या चाहिए केडी चाहिए क्वेश्चन में गिवन है अभी आपने यूज़ किया 5.5%। तो इक्वेशन में पुट कर दें आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है कितना 138.96 इंटू के ई है आपके पास कितना 9.7%। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है आपके पास कितना 30.44 के डी है कितना 5.5% डिवाइडेड बाय वेट 138.96 प्लस 30.44 इंटू 100 करके प्लीज़ मुझे आंसर दे दें 8.9%। जी किसी को कोई एतराज हो इस चीज़ पे किसी को कोई एतराज हो कोई एतराज नहीं है चलें आगे फिर क्वेश्चन 72। उसने बताया होगा कि ये रिडीमेबल हैं ना बताया तो फिर देखना है क्या उसने डेट में लिखा हुआ है या इक्विटी में लिखा हुआ है जैसे ये क्वेश्चन में इक्विटी डेट का डाटा था। फिर भी ना बताया हो तो फिर उसने बताया होगा कि ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं इतनी इनकी मार्केट प्राइस पर शेयर है इतनी पार वैल्यू और कोई डाटा नहीं है दिस मीन ये इरिडीमेबल है। रिडीमेबल के साथ स्पेसिफिकली बताया होगा कितने टाइम पीरियड में रिडीम होने हैं या उसे लोन में लिखा होगा और लोन में भी अगर लिखा हुआ और साथ बताए नहीं कितने ईयर्स में रिडीम होना है तो फिर भी हम वो इरिडीमेबल वाले फार्मूला के थ्रू ही उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट रेट कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। उसमें टैक्स का कोई हमने इम्प्लीकेशन नहीं लेनी। हाँ अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि टैक्स एडमिसिबल है तो फिर लेना है लेकिन नहीं आएगा हमें ऐसा क्वेश्चन भी क्यों हमारी बुक के अंदर उसने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि ये टैक्स रिबेट आपको प्रोवाइड नहीं करते तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर्स पे टैक्स इंपैक्ट आपने नहीं लेना। बीएफडी में जाके पढ़ोगे कि टैक्स एडमिसिबल भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। अभी तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेट में टैक्स का इंपैक्ट लेना है आपने इक्विटी नहीं लेना क्यों वो तो पे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से होती है और प्रेफरेंस शेयर्स भी जो इरिडीमेबल हैं ठीक है वो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही डिविडेंड पे होगा लेकिन जो रिडीमेबल हैं वो बेशक प्रॉफिट बिफोर टैक्स उसका इंटरेस्ट चार्ज होता है उस वजह से टैक्स की अमाउंट कम होती है टैक्स सेविंग होती है लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट वाले इसके ऊपर टैक्स रिबेट अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं बच्चा पहले ये निकाल इस फाइनेंस कॉस्ट से उसके बाद प्रॉफिट बता उस पर टैक्स कैलकुलेट कर। क्या ख्याल है क्यों जो टैक्स वालों के लिए आपकी अकाउंटिंग है वो और है जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो और है। तो अगर आपने इंटरेस्ट में प्रेफरेंस शेयर्स का इंटरेस्ट भी इंक्लूड किया हुआ है और उस वजह से प्रॉफिट कम आके टैक्स कम बन रहा है तो टैक्स वाले कहेंगे नहीं ऐसे नहीं ये इंटरेस्ट पहले यहाँ से निकाल उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उस पर टैक्स कैलकुलेट करके दे। क्यों प्रेफरेंस शेयर्स टैक्स रिबेट प्रोवाइड नहीं करते। जी क्वेश्चन 72 Zimba PLC is a listed all equity financed company. All equity financed company mean debt शेट का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं होगा सब कुछ इक्विटी में चलेगा। Which makes part for digital cameras. The company pay out all available profit as dividend. जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी बांट देती है। Zimba PLC has a share capital of 15 million ordinary shares. On 30th September 20x0, it expects to pay an annual dividend of rupees 20 per share.
in the absence of any further investment, in the absence of any further investment मीन अगर कंपनी और कोई इन्वेस्टमेंट ना करे तो the company expect the next 3 annual dividend payments also to be ₹20 per share. नेक्स्ट 3 सालों तक कंपनी यही डिविडेंड पे करेगी. मीन ईयर 1, 2, 3 का डिविडेंड यही होगा. ठीक हो गया? ओके. बट देयर आफ्टर आ 2% पर एनम ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुटी. उसके बाद ताहयात 2% ग्रोथ से कंपनी डिविडेंड पे करेगी. कोई सिनेरियो ऐसा समझ आ रहा है? हमने शायद कहीं पे कवर किया. यस यस यस. ओके. So, but thereafter a 2% per annum growth rate is expected in perpetuity. The company's cost of equity is currently 15% per annum. KE. The company is considering a new investment. मीन अगर इन्वेस्टमेंट ना करे तो फिर ये ऊपर पर एनम तक डेटा है. अगर नई इन्वेस्टमेंट ना करे तो the company is considering a new investment which would require an initial outlay of 500 million on 30th September 20x0. तो कंपनी एक नई इन्वेस्टमेंट का सोच रही है. कितने की इन्वेस्टमेंट है? 500 मिलियन की. इफ द इन्वेस्टमेंट वर फाइनेंस्ड बाय अ 1-for-3 राइट इशू, it would enable the share dividend per share to be increased to ₹21 on 30th September 20x1. तो फिर नेक्स्ट डिविडेंड जो है वो क्या होगा? नेक्स्ट डिविडेंड क्या होगा? 21 होगा. करंट नहीं, नेक्स्ट डिविडेंड 21 होगा. And all further dividends would be increased by 4% per annum और ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा. अगर नई इन्वेस्टमेंट करे तो, नहीं करती तो ऊपर सेकंड लास्ट लाइन 15% पर annum तक ही डेटा है. The new investment is however riskier than the average of existing investment. और रिस्क इंक्रीज हो तो शेयर होल्डर का मुंह खुल जाता है, हराम मांगना और शुरू कर देते हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ विच द कंपनीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इक्विटी वुड इंक्रीज टू 16% पर एनम वर द कंपनी टू रिमेन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड. तो अगर इन्वेस्टमेंट ना करे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है. डिविडेंड नेक्स्ट 3 ईयर्स में 2020 है. आफ्टर 3 ईयर्स 2% ग्रोथ के साथ है. अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट करे तो KE 15 नहीं 16% हो जाता है. डिविडेंड नेक्स्ट का 21 हो जाता है और आगे सो ऑन ग्रोथ 4% हो जाती है. रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, एज्यूमिंग द जिम्बा PLC रिमेन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड एंड यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल DVM. व्हाट इज DVM? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल. कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एक्स डिव प्राइस पर शेयर at 30th September 20x0 if the new investment does not take place. अगर कंपनी नई इन्वेस्टमेंट में नहीं जाती तो नेक्स्ट 3 साल में डिविडेंड 20 पर शेयर होगा. उसके बाद 2% ग्रोथ से इंक्रीज करेगा टिल परपेचुटी. तो मार्केट वैल्यू आपने निकालनी है ईयर 0 की. और ये हमने ऑलरेडी कोई शायद 2-3 क्वेश्चंस इस पे किए हुए हैं. प्लीज़ मुझे पार्ट 1 आंसर दे दें आप लोग. नई चीज बिल्कुल भी नहीं है ये. ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आप इस पे कर चुके हो. जब हमने पढ़ा था मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स, तो पहले 3 सालों में ये डिविडेंड हैं, उसके बाद ये ग्रोथ है. कहाँ पे? ईयर 4 में. ईयर 4 की जो मार्केट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? ईयर 3 की.
ईयर 4 का डिविडेंड यूज़ करते हुए जो मार्केट वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ईयर 3 की। तो डिस्काउंटिंग करेंगे हम 1 to 3 की। और ये भी आपकी ICAP बुक का क्वेश्चन है। मैं क्लास में हमेशा टाइम पे आता हूँ, जो लोग क्लास में लेट आते हैं, वैसे तो मेरा जवाज़ नहीं बनता उन्हें कहना कि आप लोग लेट क्यों आते हो, क्योंकि मुझे नहीं कहते, लेकिन फिर भी कोशिश करें अगर आप लोग क्लास में टाइम पे आ जाएं। क्या ख्याल है? एक दिन आप नहीं आएंगे, वो भी लेट उठने की वजह से, जब क्लास ख़त्म हो रही होगी, आप कॉलेज में एंटर हो रहे होंगे, और अगले दिन फिर भी आप लेट आएंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। क्लास बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है क्लास। कल को हो सकता है आपकी जॉब सुबह 5 बजे लग जाए, क्या करोगे? क्या करोगे? हाँ, जॉब चेंज कर लेंगे। ना हुई तो गुजारा करेंगे, जैसे अभी हो रहा है, जैसे अभी हो रहा है। ये चीज़ आपको बैच ज्वाइन करने से पहले सोचनी चाहिए थी कि सुबह 7 बजे क्लास क्या हम अटेंड कर सकते हैं। मैं तो 7 बजे आपको बुला ही नहीं रहा। आपको आधे घंटे का मार्जिन दे रहा हूँ मैं। अगर आधे घंटे का मार्जिन भी मैनेज नहीं हो रहा तो नेक्स्ट टाइम प्लीज़, अगर कोई बैच ज्वाइन करना है तो प्लीज़ टाइम देख के ज्वाइन करना है। 7 बजे अगर आप नहीं आ सकते तो ऐसी बैच ज्वाइन करने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। और ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए थी कि आगे ठंड भी आनी है, रज़ाई से निकलने का दिल नहीं करना। अभी तो धुंध आई नहीं है, क्या ख्याल है? अभी तो धुंध आई नहीं है, धुंध आ गई तो फिर तो सूरज ही नहीं निकलना, तो मतलब सुबह हुई नहीं। कोशिश करें आगे आने वाला 1 मंथ और कोई 11 दिन है, 12 दिन है, इनको मैनेज करें। 1 मंथ 12 दिन हैं, इनको मैनेज करें। कोशिश करें 7:30 तक क्लास में अगर आप लोग आ जाएं तो। लेट आने से ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि समटाइम कोई टॉपिक मैं पहले सिर्फ 5 मिनट में आके पढ़ाता हूँ और आगे प्रैक्टिस उस पर चल रही होती है। तो अगर वो पहले 5 मिनट ही अटेंड नहीं हुए तो फिर बाकी क्लास भी अटेंड करना बेकार होगा। अपने आप को समझाएं, आप लोग सीए कर रहे हैं, बीए नहीं कर रहे। कुछ पाने के लिए आजकल के दौर में बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं। कुछ खोने से अगर आप आ जाते तो फिर यहाँ पे ना होते। क्वेश्चन पार्ट ए का मुझे आंसर चाहिए प्लीज। क्वेश्चन 72 कहता है कि अगर कंपनी नई इन्वेस्टमेंट ना करे तो आपको निकालनी है मार्केट वैल्यू। अगर नई इन्वेस्टमेंट ना करे तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तक डिविडेंड कंपनी जो पे करेगी, वो डिविडेंड कंपनी कितना पे करेगी? 20-20-20। क्या ख्याल है? और उसके बाद ईयर 4 से डिविडेंड जो है वो ग्रो होगा कितने % से? 1.02। कितना बना? 20.4। और यहाँ पे हमने लगा ली थी एक बार। क्यों? यहाँ से ताहयात जो है वो डिविडेंड इसी ग्रोथ के साथ चलना है। हमने जो क्वेश्चन किया था उसने कहा था पहले 3 सालों में ये ग्रोथ होगी और उसके बाद ताहयात ये ग्रोथ चलेगी।
तब पहले 3 सालों में ग्रोथ नहीं है, पहले 3 सालों में डिविडेंड सेम ही है। तो ग्रोथ के थ्रू भी हमने डिविडेंड ही निकाला था ना। क्या ख्याल है? ये डिविडेंड ईयर 1 वाला यूज होगा ईयर 0 की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। ये डिविडेंड यूज होगा ईयर 1 की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। ये डिविडेंड यूज होगा ईयर 2 की मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। और इस डिविडेंड को जब यूज करोगे तो मार्केट वैल्यू निकलेगी कौन सी? ईयर 3 की। क्या ख्याल है? और यहां पे हम आगे हमने निकाली जी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 20.4 डिवाइडेड बाय के ई। क्वेश्चन में गिवन है सर 15% माइनस 2% ग्रोथ। व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 156.92। ये मार्केट वैल्यू कौन से ईयर की है? ईयर 3 की। निकाली आपने, ईयर 4 में है, ईयर 3 की कैसे आ गई सर? भाई इसके ऊपर आपने जो डिविडेंड यूज किया है वो ईयर 4 वाला यूज किया है। तो मार्केट वैल्यू किसकी है? ईयर 3 की। क्यों? क्योंकि P नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। D1 का मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। P नॉट का मतलब क्या है? ईयर 0। P मीन मार्केट वैल्यू। ईयर 0 की अगर निकाल रहे हो तो आप डिविडेंड क्या लेते हो? नेक्स्ट लेते हो। ऐसे D1 ले लो या करंट डिविडेंड इंटू 1 प्लस G कर लो तो वो भी नेक्स्ट आ जाएगा। क्या ख्याल है? इंटू 1 प्लस G कर लोगे तो फिर भी नेक्स्ट ही आ जाएगा ना। ये क्या है? 20 इंटू 1 प्लस 2%। ये जो 20.4 है ये है क्या? 20 इंटू 1 प्लस 2%। क्या कहलाती है? ये मार्केट वैल्यू है ईयर 3 की। हमने जाना है ईयर 0 पे। और मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड्स। तो क्या करो, अब इनकी डिस्काउंटिंग कर लो, इसकी डिस्काउंटिंग कर लो जी। पीवी एट द रेट ऑफ केई। केई क्या है हमारे पास? 15%। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 1.15 रेज टू पावर 1 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाय 1.15 रेज टू पावर 3। और इसको भी क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1.15 रेज टू पावर 3, क्योंकि ये ईयर 3 की मार्केट वैल्यू है। अब यहां पे आप वैल्यूज निकालो 4, उनको आपस में ऐड कर दो तो आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी ईयर 0 की। क्या ख्याल है? इसकी डिस्काउंटिंग 4 पे क्यों नहीं की सर? क्योंकि ईयर 3 की मार्केट वैल्यू है, इसलिए ईयर 0 पे जाने के लिए हमें 3 ही पीछे जाना है, तो 3 पे डिस्काउंटिंग करेंगे, 3 इयर्स की डिस्काउंटिंग करेंगे। क्या ख्याल है? समझ आती है बात? वैल्यू दे दो मुझे। मार्केट वैल्यू ऑफ 20x 0। किसी को ये बात समझ ना आई हो, अगर वो क्वेश्चन नहीं किया हो तो फिर समझ नहीं आएगी। हाँ, अगर वो 2-3 क्वेश्चंस किए हुए थे तो फिर समझ आ जाएगी। ऐसे ही किया था हमने, वो देख लो उसके आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या था? 54 था, क्या था? 58 का आंसर देखो, ऐसे ही किया था आप लोगों ने। उस बार शायद 59 भी ऐसे ही किया था। क्या ख्याल है? उधर उसने कहा था कि पहले 3 सालों में ये ग्रोथ है, इधर उसने कहा सेम है, उसके बाद ग्रोथ है। इजी? पार्ट बी में चलें। पार्ट बी क्या कहता है? ना टिल परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब क्या? ताहयात। हाँ, मतलब आगे डिविडेंड ग्रो होंगे ताहयात किस ग्रोथ रेट से? 2% पे। तो हमने क्या किया? पहले 3 सालों में ये है, उसके बाद ग्रो होना है ना। क्या ख्याल है? तो ग्रोथ हो के कितना होगा? इतना, मीन 20x4 का इतना होगा, 20x5 का क्या होगा? 20.4 इंटू 1.02।
और ताहियात ऐसे ही 2% ग्रोथ से चलता रहेगा। हमें वो जो क्वेश्चन 58 था उसमें उसने बताया था कि पहले 3 सालों में 2% ग्रोथ है, 3% ग्रोथ है, उसके बाद आगे 5% ग्रोथ है ताहियात। तो हमने पहले 3 सालों का ग्रोथ वाला निकाल लिया था और उसके बाद ताहियात इतनी ग्रोथ है तो हमने वो ले लिया था और एंड पे हमने बार लगा दी थी। क्यों? टिल परपेचुटी जहां से चलना है वहां पे क्या है बात, वहां पे मार्केट वैल्यू एक निकाल लो। डिविडेंड ईयर 4 का, लेकिन मार्केट वैल्यू किसकी है? ईयर 3 की। और मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। प्रेजेंट वैल्यू रेट अप्लाई करना है, रेट कौन सा? के रेट। तो डिस्काउंटिंग कर ली इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी, और इसकी कितने सालों पे करनी है? क्योंकि ईयर 3 का है तो हमने ईयर 0 पे जाना है तो 3 सालों की करेंगे। ठीक हो गया? पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, assuming the Zimba PLC remains all equity finance and using the dividend valuation model, calculate the expected ex-div price per share at 30th September 20x0 if the new investment does take place। अगर अपनी नई इन्वेस्टमेंट में जाती है तो फिर प्राइस पर शेयर क्या होगी? नई इन्वेस्टमेंट में जाती है तो नेक्स्ट डिविडेंड 20x1 का होगा 21 और हमने x0 की ही मार्केट वैल्यू निकालनी है। ग्रोथ रेट होगी कितनी? 4% और केई होगा कितना? 16%। तो पार्ट बी में अगर हम जाएं तो हमने निकालनी है मार्केट वैल्यू, वो इक्वल होगी किस चीज के? डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। हाँ, डिविडेंड उसने कहा नेक्स्ट 21 होगा तो क्या उसके साथ ग्रोथ रेट अप्लाई करोगे? नहीं, ऑलरेडी नेक्स्ट ही D1 ही है वो, क्यों? हमने D1 ही लेना होता है। क्या कह रहा? अगर उसने कहा कि करंट ये है, आगे ग्रोथ ये होगी, तो फिर ग्रोथ रेट लेते साथ। तो नेक्स्ट D1 जो है वो क्या होगा? 21। KE क्या होगी? 16%। ग्रोथ क्या होगी? 4%। तो मार्केट वैल्यू आ गई कितनी? 175 पर शेयर। जी, पार्ट सी ऑफ द क्वेश्चन, कंपेयर द मार्केट वैल्यूज, कौन सी? विद एंड विदाउट द इन्वेस्टमेंट। कंपेयर द मार्केट वैल्यू विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट and determine whether the new investment should be undertaken। और बताएं क्या न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी को करनी चाहिए। तो पहले आप जो है वो क्या निकालोगे? एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे निकलेगी? प्राइस पर शेयर है कितनी? 148.84। एग्जिस्टिंग आपके पास शेयर्स कितने थे? 15 मिलियन इंटू 148.84 क्या आ गई? टू 3.6 मिलियन। अगर हम न्यू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालें, निकाल के दोगे मुझे जरा? न्यू प्राइस पर शेयर तो 175 है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे सर? न्यू 500 इंक्रीज करके 5 मिलियन इंक्रीज करके कितने? 20 मिलियन। 35 मिलियन। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू कितना है? कितना है?
35 minus 2232.6 126 7.4 कॉस्ट कितनी आ रही है ये इंक्रीज करने की, ये इंक्रीज करने की कॉस्ट कितनी आ रही है 500 मिलियन की। ऐसी बात है कि नई इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं तो आपकी नई इन्वेस्टमेंट कितने की है 500 मिलियन की, जो आप राइट इशू के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या ख्याल है? सो इन्वेस्टमेंट थ्रू राइट इशू कितनी है 5 मिलियन 500 मिलियन। नेट इंक्रीज कितना है 1767.5 ना ये माइनस करना है ना 767.4 क्या नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हाँ, क्या नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? क्या ये प्रोजेक्ट फेवरेबल है? यस फेवरेबल है, ये पॉजिटिव अमाउंट आ गई ना। क्या ख्याल है? आपकी इक्विटी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो ये है, नई इन्वेस्टमेंट करने से आपकी इक्विटी ये हो जाती है। नेट इंक्रीज आपको मिला कितना इक्विटी में, इतना, कितनी कॉस्ट बेयर करके इतना, तो ये क्या मिला आपको इंक्रीज इन डिविडेंड ड्यू टू प्रोजेक्ट। क्या ख्याल है? इस प्रोजेक्ट में जाने से जो डिविडेंड इंक्रीज होगा वो इतना होगा, देयरफॉर न्यू इन्वेस्टमेंट इज फेवरेबल एंड कंपनी should go for it। फेवरेबल कैसे है कि आपकी कॉस्ट कम है, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है, इंक्रीज इन इक्विटी मिल रहा है, वो ज्यादा मिल रहा है। क्या ख्याल है? ये पार्ट सी का आंसर, क्योंकि डिविडेंड की वजह से ही वो इक्विटी इंक्रीज हुई है ना। इक्विटी जो इंक्रीज हुई है किसकी वजह से इंक्रीज हुई है? डिविडेंड की वजह से हुई है। शेयर होल्डर भी प्रेफर करेगा इस चीज को, मैनेजमेंट भी प्रेफर करेगी इस नई इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इसकी वजह से आपकी शेयर की प्राइस फ्यूचर क्या हो जाएगी 175। दो शेयर भी इंक्रीज होंगे लेकिन शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी, और आपको इंक्रीज मिल रहा है इक्विटी में इतनी कॉस्ट लगा के, तो किस वजह से मिल रहा है? डिविडेंड की वजह से। इस प्रोजेक्ट में जाने से डिविडेंड इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। $20 मिलियन, क्योंकि आप जब नई इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो नई इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है? नए राइट इशू करके। तो राइट इशू करने से आपके शेयर कैपिटल जो है वो टोटल 15 मिलियन नहीं, कितने हो जाएंगे? 20 मिलियन हो जाएंगे ना। तो ये जो नई प्राइस है 175, ये कितने शेयर्स पे अप्लाई करनी है? 15 मिलियन पे नहीं। 20 आया कैसे है? क्वेश्चन में आई जी 20 आया कैसे है? उसने कहा 1 for 3 राइट इशू, 1 for 3 राइट इशू, टोटल कितने हैं? 15। तो हर 3 वाले को एक आपने राइट इशू करना है, टोटल कितने और नए इशू करोगे? 5 मिलियन। तो पहले 15 मिलियन शेयर से अब राइट इशू की बाद कितने हो जाएंगे? 20 मिलियन। ठीक है, नई प्राइस उसकी वजह से ही आई है, तो लेकिन शेयर भी तो नए आए हैं। क्या ख्याल है? ये प्राइस इतने शेयर पे अप्लाई होगी, लेकिन ये प्राइस तो ठीक है इंक्रीज हुई है, लेकिन कैसे? राइट इशू करके। राइट इशू करके, अगर डेट इशू करके होती तो फिर हम शेयर कैपिटल वही लेते। राइट इशू करके, और राइट आप कैसे इशू कर रहे हो? 1 for 3, टोटल 15 मिलियन है, इंटू 1/3 करोगे तो क्या आ जाएंगे? 5 मिलियन और आ जाएंगे। तो उससे शेयर आपके कितने हो जाएंगे? 15 नहीं, 15
प्लस 5 20, और ये प्लस 5 कैसे निकला? 15 इंटू 1 फॉर 3। की बात समझ आती है? ये एग्जिस्टिंग इक्विटी, ये न्यू, इतना इंक्रीज, डिक्रीज होता तो डिक्रीज, इतनी आपकी इन्वेस्टमेंट, तो फ़ायदा कितने का मिला? इतने का नए प्रोजेक्ट में जाने से, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। अगर ये नेगेटिव फिगर आती, नहीं जाना चाहिए। जी कोई 2 क्वेश्चन आपको और दिए गए हैं आज, क्वेश्चन 72 73 मैं अगर एज ए होमवर्क दे के आप पे छोड़ दूं, गलती तो नहीं होगी? चलिए ट्राई कीजिएगा, अगर आपको लगे कि मुझसे गलती होगी है तो कल मैं माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, आप लोगों ने जाके ट्राई करना है, अगर आपको लगे कि मैंने गलती की है तो मुझे कल आके बताना है, मैं माफ़ी मांग लूँगा, बोर्ड पे रिटर्न माफ़ी। हाँ, कल वाला पेज है, मतलब कल एब्सेंट थे। कल कौन कौन एब्सेंट था? दिस मीन अभी ये क्वेश्चन भी उनके पास नहीं होगा, मेरी शक्ल देख रहे थे, वो क्वेश्चन मांगा नहीं मुझसे। हाँ, कि काट लेगा आगे से, यही समझा ना आप लोगों ने कि इसे कल वाले क्वेश्चन मांगेंगे तो आगे से काट लेगा। हाँ, और कौन थे? निसाब भी थी। और कल एब्सेंट कौन था?